नमस्कार, महीनान की खास श्रृंखला मनी मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। हमारी इस खास श्रृंखला में हम बाजार के दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि शेयर बाजार में निवेश की रणनीति कैसे बनानी चाहिए जिससे आपको मुनाफा कमाने में मदद मिले। क्या खरीदें, कब खरीदें और कितना खरीदें, ये सवाल केवल महीने का राशन खरीदते समय जरूरी नहीं बल्कि आपका निवेश पोर्टफोलियो बनाते समय भी जरूरी है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मेरे एक मित्र सुधीर रहते हैं। निवेश के नाम पर वो सिर्फ प्लॉट, फ्लैट, दुकान और मकान पर ही भरोसा करते हैं, यानी रियल एस्टेट पर। इन दिनों सुधीर काफ़ी परेशान है। वजह यह है कि उनके बेटे का एडमिशन MBBS में कराना है और कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही। शेयर होते, FD होती या म्यूचुअल फंड होते तो ये दिक्कत नहीं आती। अब सुधीर को समझ आ रहा है कि क्यों जरूरत के मुताबिक पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। तो चलिए आज के मनी मास्टर में आपको पोर्टफोलियो बनाना ही सिखाएंगे और इस काम में हमारी मदद करेंगे हमारे खास मेहमान शेयर इंडिया के VP एंड रिसर्च हेड रवि सिंह जी। रवि सर का फाइनेंशियल मार्केट्स में 16 साल से ज्यादा का अनुभव है और सबसे खास बात यह है कि इक्विटीज के अलावा रवि सर की करेंसीज और कमोडिटीज पर भी उतनी ही गहरी पकड़ है। तो पोर्टफोलियो से जुड़े आपके मन में जितने भी सवाल होंगे आज मिलेगा उन सभी सवालों का जवाब। रवि सर, महीनान की इस खास श्रृंखला मनी मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद यहाँ पर संदीप जी, एक बार मुझे फिर से बुलाने के लिए और इतने अच्छे टॉपिक पर एक बार वापस जो है वो सजेशन लेने के लिए। चलिए ठीक है सर, शुरुआत करते हैं। पोर्टफोलियो बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो यही बताइए कि अगर कोई 30 साल की उम्र का कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई देनदारी नहीं है, उसे अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए? देखिए यहाँ पर संदीप जी सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि 30 साल में अगर आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप करोड़पति बनते हैं। और करोड़पति बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे की जो आपकी लाइफ है वो काफी अच्छे से गुजर बसर हो सके और आपकी डिपेंडेंसी किसी पर ना हो। आपने स्टार्टिंग में ही जैसा बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि आपको किसी भी चीज के लिए सोचना ना पड़े, जब वो बच्चे का एडमिशन हो, बच्चे की शादी हो, आपके कोई मेडिकल खर्चे हो या फिर आपका रिटायरमेंट हो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना। अब बैलेंस पोर्टफोलियो इसलिए ज्यादा जरूरी होता है कि आप चाहे स्टॉक मार्केट पे निवेश कर रहे हो, कमोडिटी में कर रहे हो, करेंसी में कर रहे हो, लेकिन एक पोर्टफोलियो के जरिए से अगर आप अपना निवेश करते हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। अब जैसा आपने बताया कि पोर्टफोलियो बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी कोई भी सिंपल पोर्टफोलियो भी बना रहे हो, कोई स्टॉक का परचेज कर रहे हो, तो हमेशा 5 सेक्टर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। और उन 5 सेक्टर से पहले फेज का मतलब है कि जब आप बेसिक इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं, सपोज आप 30,000 रुपए महीना आप हर महीने लगाना शुरू करते हैं, तो आप सबसे पहले 5 सेक्टर और उन 5 सेक्टर के दो स्टॉक्स, एक सेक्टर से 2 स्टॉक, दूसरे सेक्टर से 2 स्टॉक, तीसरे सेक्टर से 2 स्टॉक, इस तरह से 5 सेक्टर अगर आप चूज करते हैं और 5 सेक्टर से 2 स्टॉक लेते हैं तो आपके 10 स्टॉक की परचेजिंग शुरू होती है और आपको यही मल्टीपल धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। यही सबसे बेसिक गुण है जिससे कि आपका पोर्टफोलियो आपके लिए हमेशा काम करेगा। आपको जब भी पैसे की जरूरत होगी वो आपको पैसे देगा। मतलब आप कह रहे हैं कि शुरुआत जब भी करें पोर्टफोलियो बनाने की तो आप 5 सेक्टर्स के साथ शुरुआत करें और एक सेक्टर से 2 स्टॉक्स का चुनाव करें, राइट? जी बिल्कुल। ठीक है सर, जब कोई पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत करता है तो सबसे पहली बात जो किसी के भी मन में आती है वो ये है कि क्या मुझे सीधे बाजार में निवेश करना चाहिए? क्योंकि जब कोई पहली बार निवेश कर रहा होता है तो शायद उसके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती है, तो वो सोचता है कि मैं किसी एक एक्सपर्ट की मदद ले लूं, यानी कि म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाना जाए या फिर खुद अपनी रिसर्च की मदद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है संदीप जी कि जब आप निवेश की रणनीति बना रहे हो तो आप सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि किसी भी, आप चाहे निवेश खुद करें या म्यूचुअल फंड में जाएं, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प जरूर लें। हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, जब गाड़ी की खरीदने की कोई तैयारी करते हैं, हम 4 व्हीलर कार खरीदना चाहते हैं तो सारे शोरूमों में एक स्कैनिंग करते हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी परचेज करनी चाहिए, तो वही प्रॉपर तरीका है और उसके बाद आप अपनी चॉइस से खरीदते हैं। कभी भी आप उसके कहने पर नहीं खरीदते कि ये गाड़ी आपके लिए ज्यादा अच्छी, आप ये खरीद लीजिए। आप अपने बजट और अपने अकॉर्डिंगली खरीदते हैं। वही जो डेली लाइफ में आपके रोजमर्रा की चीजें, उन्हीं को आप पोर्टफोलियो में भी इस्तेमाल करिए। आप फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। अगर आपके पास अच्छा टाइम है और आप सफिशिएंट, कम से कम मार्केट में एवरी डे 1 से 2 घंटे आप दे सकते हैं, तो आप डायरेक्ट
स्टॉक में निवेश करिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तब आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए। अगर आप ये भी म्यूचुअल फंड में आपको बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो एसआईपी के थ्रू जा सकते हैं। तो मार्केट पे निवेश करना तो जरूरी है, लेकिन आप अपना तरीका ढूंढिए कि आपको कौन सा तरीका सुटेबल है, यानी कि आपके पास कितना टाइम है उसमें लगाने के लिए। लेकिन चाहे जिसमें भी पैसे लगाइए, एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, जो गुरु मंत्र है कि हर महीने जब आप का महीना कंप्लीट होता है तो उस जो भी निवेश किया उसका रिव्यू जरूर करिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे वो इंडिविजुअल स्टॉक हो। एक बार ये जरूर देखिए कि आपके निवेश पे आपको क्या प्रॉफिट और लॉस चल रहा है। ठीक है, तो कोई भी पोर्टफोलियो जैसे भी आप बनाएं, जैसे भी बिल्ड करें, उसको रिव्यू जरूर करना चाहिए। इस पे मैं आपसे आगे भी और विस्तार से बात करूंगा सर, लेकिन एक आपने जो अच्छी चीज़ बताई वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति मार्केट में रोज़ 1 से 2 घंटे का समय दे सकता है तो वो खुद अपने मन से या अपनी रिसर्च से भी चाहे तो निवेश कर सकता है, नहीं तो फिर आप म्यूचुअल फंड का रूट चुन सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में भी कन्फ्यूजन लगता है तो फिर आप एसआईपी यानी कि जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके ज़रिए अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। सर, जब हम पोर्टफोलियो बनाने की बात कर रहे हैं तो आजकल पोर्टफोलियो बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जा रही है। आजकल स्मॉल केस एक नए ट्रेंड के तौर पर काफ़ी चर्चा में आ रहा है। आप इस तकनीक को कैसे देखते हैं और इसका इस्तेमाल किसके लिए सही रहता है, अगर आप इसे रिकमेंड करेंगे तो? देखिए, जिस चीज में भी आपको अपना रिस्क और खास तौर से आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया मिलता है और जो आपको हेल्प कर सकता है, टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू आप 1 मिनट में आप चीजों को स्कैन कर लेते हैं और छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप कवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बेहतर बनेगा। और सबसे बड़ी बात है, पोर्टफोलियो बनाते समय हमें हर चीज बेहतर करनी ज्यादा जरूरी है संदीप जी, क्योंकि बेहतर है तभी आपको वहां पर रिटर्न मिल सकते हैं। और जैसा आपका जो मोटो है आपका बहुत सिंपल है, मैं तो अपनी स्पीचेस में बोलता हूँ, सहज है तो सरल है। तो आप जितना सहज रखेंगे उतना आपके लिए इजी है और उतनी सरलता से आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ पाएगी। तो टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करें, यानी कि जहां से भी जो अच्छा मिले आप ले लीजिए। जब आपने पोर्टफोलियो का आप बिल्डअप कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके लिए बेस्ट सूटेड है उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को बनाने की शुरुआत करें। सर, ये स्मॉल केस की बात होगी। वैसे तो लोग पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा रिटर्न बनाने के लिए भले ही उसमें अच्छी खासी फीस भी देनी होती है, पर उसकी 50 लाख की न्यूनतम लिमिट है। हालांकि अब रिटेल निवेशकों को इसका फायदा मिल सके इसलिए शायद सेबी भी इस और काम कर रहा है कि इसकी जो लिमिट है उसे कम करने पर विचार किया जा रहा है। शायद 50 लाख से घटाकर 25 लाख भी किया जा सकता है। आपकी क्या राय है सर, क्या रिटेल यानी छोटे निवेशकों के लिए पीएमएस की सुविधा होनी चाहिए, उनको इस और बढ़ना चाहिए, जाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ स्टॉक मार्केट में अगर आप 10,000 रुपए का भी निवेश कर रहे हैं तो उसको भी पीएमएस की सुविधा मिलनी चाहिए। और ये पीएमएस इजिली सबको इसलिए अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि हर एक का पैसा हर एक की मेहनत से कमाया हुआ लगता है, तो उसको पीएमएस के थ्रू अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक छोटी ट्रिक बताता हूं और जिससे कि आप बहुत आसानी से अपना पीएमएस मैनेज कर सकते हैं। जैसे बहुत सी ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, मैं आपको एग्जांपल अपने शेयर इंडिया का ही देता हूं। हम लोग के पास जब भी कोई क्लाइंट फिजिकल विजिट के लिए आता है तो वो हमेशा, चाहे वो 50,000 का हो, 1 लाख का हो, वो निवेश के लिए अपना जो है वो रिस्क बताता है और हम उसको पोर्टफोलियो डिजाइन करके देते हैं। तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन है कि अगर पोर्टफोलियो डिजाइन कराना है तो किसी भी ब्रोकिंग हाउस के रिसर्च हेड से जाके मिल लीजिए, रिक्वेस्ट करिए, 1-2 दिन में आपको पोर्टफोलियो बना के दे देगा, नहीं तो टीम से गाइड कर देगा। और इस चीज से हिचकिए नहीं, क्योंकि देखिए अगर मैं कोई सामान खरीदने जा रहा हूं तो मैं जितना निगोशिएशन कर सकूं, जितनी R&D कर सकूं, उतना बेहतर मुनाफा मुझे मिलेगा। तो आप छोटी सी ट्रिक है जिससे आप किसी भी ब्रोकिंग हाउस के हेड ऑफिस जाके आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अनऑफिशियली या ऑफिशियली आप अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। तो उसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन सेबी का ये अच्छा कदम है, अगर सेबी इसको 1 लाख रुपए से भी पीएमएस का मैनेजमेंट रख देती है तो वो आम इन्वेस्टर के लिए काफी बेनिफिट होगा और ज्यादा अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से आपके टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे जो आपके गोल होंगे। ठीक है, तो अगर पीएमएस की सुविधा छोटे निवेशकों को मिलती है तो ये अच्छी बात है अगर सेबी इस और कदम उठाता है। और आपको भी इस चीज़ से हिचकिचाना नहीं चाहिए। रवि सर हमें बता रहे हैं कि आप चाहे 10,000 लगा रहे हैं, 50,000 लगा रहे हैं, 1 लाख लगा रहे हैं, आपके लिए वो आपकी राशि है, आपकी मेहनत से कमाई हुई पूंजी है। तो उस लिहाज से आप चाहें तो किसी भी ब्रोकिंग हाउस के हेड के पास जाइए, उनके ऑफिस में जाइए, अपने पोर्टफोलियो को बनवाइए, ये ज़्यादा बेहतर है और उसमें आपको कोई भी संकोच, कोई भी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए।
सर, पोर्टफोलियो बनाते समय हर कोई रिस्क एपेटाइट या लार्ज कैप मिड कैप की बात तो करता है, पर इन सब के साथ डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हाँ आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो इक्विटी के अलावा डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट जैसे जो एसेट्स हैं उनमें भी क्या एलोकेशन होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो थोड़ी सा जो चर्चा है, जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का तरीका है, मैंने आपको इसीलिए 5 सेक्टर बताए क्योंकि वो सबसे सिंपल तरीका है अपने अमाउंट को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग सेक्टर में लगाना। अब उसी का इसीलिए मैंने कहा फर्स्ट सीरीज में या फर्स्ट आपका जब इन्वेस्टमेंट है तो आप ये करिए। सेकंड, आप जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, यानी कि अगर आप एक टारगेट रखते हैं कि आप हर महीने 30,000 रुपए का निवेश करेंगे या 25,000 रुपए का निवेश करेंगे, तो आप टारगेट बनाइए। आप 1 साल तक अगर आपने इस तरीके से सेक्टर बनाए तो दूसरे आप जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाइए दूसरे साल बनाइए, उसमें आप डेट को जरूर शामिल करिए। आपके पास अब गोल्ड बॉन्ड के ऑप्शंस हैं, आप उनमें आप निवेश कर सकते हैं। खास तौर से कमोडिटीज में भी अब आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं निवेश करने के लिए। तो आपका जो पोर्टफोलियो है, पहले 5 स्टॉक 5 सेक्टर, फिर उसके बाद 5 सेक्टर के बाद अब जो दूसरे एवेन्यूज आ जाते हैं उन एवेन्यूज की तरफ जाएं। यानी कि पहला एवेन्यू आपका इक्विटी हो गया, दूसरा एवेन्यू आपका कमोडिटी हो गया, तीसरा एवेन्यू आपका करेंसी हो गया। तो आप इन एवेन्यूज की तरफ जाएं। चौथा आपका डेट हो गया, और फिर 5वें में आता है, मैं आपने प्रॉपर्टी की बात की थी, निवेश करिए, प्रॉपर्टी में भी निवेश करिए, लेकिन लिक्विड प्रॉपर्टी में निवेश करिए और एक रेशियो बनाकर चलिए जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। तो मुझे लगता है कि आप ये रणनीति अपनाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा बेहतर बनेगा और आपका एसेट एलोकेशन जो है वो आपको आगे बेनिफिट देगा। हाँ, ये जो आपने सर रेशो की बात करी ना, मैं इनफैक्ट मेरा अगला सवाल उसी के ऊपर ही है कि जब आप कह रहे हैं कि इक्विटी के अलावा जो दूसरी एसेट क्लासेस हैं उनमें भी एलोकेशन होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या एज के हिसाब से ये जो एलोकेशन है क्या ये बदलता है या बदलना चाहिए? क्या राय होगी? क्योंकि मैंने आपसे जो पहला सवाल पूछा था वो 30 साल की उम्र वाले एक व्यक्ति का था। उम्र तो किसी की 25 साल या 20 साल से भी कुछ शुरू कर सकता है, 70-80 साल तक भी लोग निवेश करते हैं मार्केट में, ऐसी बात नहीं है, कोई सीमा नहीं है इसकी। तो उस लिहाज से मैंने केवल 30 साल की बात करी थी। तो क्या उम्र के हिसाब से क्या एलोकेशन की रेशो में बदलाव आता है? जी बिल्कुल, मैं एक गुरु मंत्र यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे कि आपको यूज करना चाहिए। अगर आप 30 साल के हैं तो अपनी उम्र को 100 से माइनस कर दीजिए, जो बेसिक फॉर्मूला है। यानी कि 100 से आपने आपकी उम्र 30 साल है माइनस किया, 70 आ गया। अब आपकी जो सेविंग है उसका 70% आप इन्वेस्ट जो आपका अमाउंट है उसको आप इक्विटी मार्केट पे निवेश करिए। अब 70% आपने किया, सपोज आपने 10 साल तक निवेश किया, आपकी उम्र अब 40 साल हो गई, तो आप अब अपने 100 से फिर से माइनस करिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो अब 60% होगा। तो जो भी सेविंग की मैं बात कर रहा हूं, सपोज करिए कि आप 1,000 रुपए अगर सेव करते हैं तो आपको इक्विटी मार्केट में 700 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, 300 रुपए आपको डेली रोजमर्रा की चीजों के खर्चों के लिए बचाकर भी रखना है। तो प्लानिंग इसी तरीके से करिए और इसको हर साल ये आप बदलाव देखेंगे। अब इसी में एक एडवांस जो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि जब एसेट एलोकेशन कर रहे हैं तो आपका ये डिसाइड तो हो गया कि आपकी उम्र जितनी उसको 100 से माइनस कर दीजिए, उतने परसेंट आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, वो इक्विटी कमोडिटी जो भी हो आप उसमें निवेश करते हैं। तो अब इसी तरीके से जब आप निवेश की रणनीति बनाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर की आपको हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि एसेट एलोकेशन जब आप करते हैं तो आपको हर साल अलग अलग एवेन्यूज मिलते हैं। जैसे कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, अगले साल बैंक में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, उससे अगले साल आपको आईटी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आपको एक्चुअली में एक्सपर्टीज की जरूरत है कि आपका यहां पर एसेट एलोकेशन कितना पार्ट आपको जो है वो किस सेक्टर में किस सेगमेंट में देना चाहिए, उसके लिए आपको जरूर फाइनेंशियल एडवाइजर की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो एक गुरु मंत्र हमें रवि सर ने बता दिया है कि 100 माइनस एज, यानी कि आपकी जो उम्र है उसको 100 में से माइनस कर दी, जो आपके पास नंबर आएगा वो आप टोटल एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, करेंसीज, वो सब एसेट्स आ सकते हैं जिसमें आपको पैसा लगाना है। लेकिन जब ये एलोकेशन होगा उस समय आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, वो आपको शायद एक बेटर प्रोपोर्शन बता सकता है कि आपको किस एसेट क्लास में कब और कितना निवेश करना है, क्योंकि समय समय के हिसाब से डिफरेंट एवेन्यूज खुलते हैं बाजार में निवेश के लिहाज से, जहां पे अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो वो जो एलोकेशन है कितने प्रोपोर्शन में किस एसेट क्लास में जाना चाहिए वो आपको एक्सपर्ट बताएगा। चलिए, अलग अलग एसेट क्लासेस में एलोकेशन के बारे में हमने जान लिया सर। अब अगर दोबारा हम इक्विटी की ओर लौटें तो
कितने सेक्टर्स होने चाहिए सर एक आइडियल पोर्टफोलियो में आपके मुताबिक? क्योंकि आपने कहा कि 5 सेक्टर से आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन एक कोई व्यक्ति है मैक्सिमम कितने सेक्टर्स को वो मॉनिटर कर सकता है अपने पोर्टफोलियो में, कितने सेक्टर्स को वो होल्ड कर सकता है? देखिए, इस समय जो स्टॉक मार्केट में स्पेसेस हैं वो काफी बड़े हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल राय दूंगा कि आप पहले 5 सेक्टर से स्टार्ट करिए और इसको बढ़ा करके मैक्सिमम 10 सेक्टर ले जाइए। लेकिन 10 सेक्टर आपका जो होगा वो आपके 10 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद आएगा नंबर। तो हर साल आप इस तरीके से सेक्टर को आप इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, जब आप स्टॉक की बास्केट बनाते हैं तो किसी भी हाल में आपके एंड में आपकी जो बास्केट है उसमें 50 स्टॉक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और स्टार्टिंग में आप 10 स्टॉक से करिए, उसको बढ़ाते हुए आप 50 स्टॉक तक रखिए। 50 स्टॉक से अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं और ज्यादा चीजें आपको ज्यादा उलझने पैदा करती हैं। तो मुझे लगता है उलझनों से दूर रहने के लिए एक सिस्टमैटिक और एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपने कहा कि मैक्सिमम 10 सेक्टर्स होने चाहिए और शुरुआत आपको 5 सेक्टर से करनी चाहिए। और ये जो 10 सेक्टर्स की भी बात आपने करी, आप कह रहे हैं कि 10 साल के बाद होनी चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए 30 साल में आपने शुरुआत करी 5 सेक्टर्स के साथ, तो 40 साल के जब आप हो जाएंगे तब आपके पोर्टफोलियो में बढ़कर जो सेक्टर्स की संख्या है वो 10 होगी। और स्टॉक्स की आपने बात करी जो कि मैं पूछने वाला था कि 50 हो सकते हैं। अब जरा ये भी बता दीजिए कि ये जो 50 स्टॉक्स हैं ये कब तक हो जाएंगे? क्या इसकी भी 10 साल की लिमिट है कि 10 साल के बाद शुरुआत में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, और 50 कब तक हो जाएंगे जाके? जी बिल्कुल, 10 साल में ही आपके 10 साल तक में आपके पूरे 50 स्टॉक कंप्लीट होने चाहिए। और एक मैं जो पॉइंट भूल गया, आपने अच्छा मुझे याद दिलाया संदीप जी, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी जो स्टॉक में आप निवेश कर रहे हैं उसमें एक टारगेट जरूर सेट करके रखिए। क्योंकि पीएमएस में यही होता है, आपको पीएमएस में प्रॉफिट इसलिए आता है क्योंकि कोई स्टॉक है जिसको आपने खरीदा 25% का मुनाफा आपको आ रहा है, तो वहां पर वो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और उसके बाद उसमें दूसरा स्टॉक की एंट्री करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको लगभग 1 साल 2 साल 3 साल में ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जिसमें कि कंपनीज आपको 25 से 30% का मुनाफा, एक जो एवरेज ऑन जो मुनाफा जोड़ा जाता है जो अभी मार्केट की कंडीशन है उसमें, अगर कोई स्टॉक के इन्वेस्टमेंट पे आपको 1 साल 2 साल और 3 साल, मैक्सिमम 3 साल में 25% का मुनाफा आता है, तो आप उस स्टॉक में थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर उस स्टॉक में पूरा प्रॉफिट बुक करके उस 50 स्टॉक को मेंटेन करिए। क्योंकि आप जैसे स्टॉक मुनाफा बुक करेंगे 50 स्टॉक हो जाएंगे तो आपको नया स्टॉक ऐड कर लेना चाहिए। तो 50 की बास्केट आप हमेशा बनाकर रखिए और 25% मुनाफा आता है तो उसको बुक करते हुए चलिए। यही अगर रणनीति आप अपनाते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में मल्टीप्लिकेशन और कंपाउंडेड का बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए, तो 50 स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं जब आप 10 साल का आपका निवेश हो जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमेशा रवि सर हमें बताते हैं वो है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। जब तक आप बुक नहीं करेंगे अपना मुनाफा तब तक आप उसे रियलाइज नहीं कर सकते, केवल नोशनल है। 25% मुनाफा बने तो आप उसे धीरे धीरे बुक भी करना सीखें। जब 49 स्टॉक्स हो जाए तो नया शेयर आप ऐड कर लीजिए, भले उसके बाद में कुछ और स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं, लेकिन मुनाफा बुक करना ये आपको बहुत ज़रूरी है। आपको अपने प्रॉफिट्स को रियलाइज करना भी आना चाहिए। चलिए, हमने ये भी जान लिया सर कि एक आइडियल पोर्टफोलियो में कितने सेक्टर्स और कितने शेयर होने चाहिए, पर सर केवल शेयरों की संख्या तय कर लेने से बात नहीं बनेगी। ये भी बताइए कि किसी एक सेक्टर या स्टॉक पर कितना वेटेज होना चाहिए, यानी कि अगर हमें 10,000 रुपये लगाने हैं या मान लीजिए 1 लाख रुपये लगाना है तो एक सेक्टर में क्या मैं 5,000 लगाऊं, 10,000 लगाऊं, 20,000 लगाऊं, कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसीलिए मैंने आपको जब स्टार्टिंग में 5 सेक्टर बताए तो ये ज्यादा जरूरी है कि 5 सेक्टर को आप डिवाइड कर सकते हैं कि पहले जब आप निवेश करना शुरू करते हैं तो अपना एसेट एलोकेशन एक सेक्टर में 20% रखिए। अब 20% को इस तरीके से समझिए कि 5 स्टॉक आपने 5 सेक्टर आपने चूज किए, एक सेक्टर से 2 स्टॉक चूज किए, तो आपका ऑटोमेटिकली वो डिवीजन वेटेज का बढ़ता चला जाएगा। यानी कि पहला जो सेक्टर है उसमें 20% का निवेश और दूसरा जो सेक्टर उसमें 20% का निवेश, इस तरीके से आपके पास टोटल 100% का निवेश बन जाएगा। जब आप इसमें कोई नया सेक्टर ऐड करेंगे तो आप जो अगला एसेट एलोकेशन करेंगे उसमें आपका एक छठा अगर सेक्टर यूज कर रहे हैं तो वही लोकेशन उसको पार्शियली डिवाइड कर लीजिए। यानी कि अब 20% के बजाय उसको 16-16, 17-17% के हिसाब से आप एसेट एलोकेशन कर दीजिए। तो ये सबसे बेसिक तरीका है। अब जब आप 50 स्टॉक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50 स्टॉक में जब टोटल हो जाएंगे तो किसी भी स्टॉक में आपका 2% से ज्यादा का वेटेज नहीं होना चाहिए।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक एलोकेशन में जब आप जाते हैं तो आप 2% का एक स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, और इसी कैलकुलेशन और इसी फॉर्मूले को हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना है। इसीलिए मैंने आपको 50 स्टॉक बताए हैं, जिससे कि 2% से ज्यादा किसी स्टॉक में आपका निवेश ना हो और आपका रिस्क इतना बड़ा ना खड़ा हो, जिससे कि आपको जब भी रिटर्न मिले तो उसका फायदा भी धीरे धीरे करके आपको मिलता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोचा था 50 नंबर आप हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं, अब मुझे इसका एक्चुअल मतलब भी समझ आ गया कि आप ये 50 स्टॉक्स क्यों बोल रहे थे। कि अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं, 50 स्टॉक्स हैं, तो 2 रुपये यानी कि 2% आपके टोटल एलोकेशन का, टोटल जो आपको पूंजी निवेश करनी है उसका 2% से ज़्यादा आपको एक स्टॉक्स में नहीं लगाना है। यानी कि आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो आपका रिस्क है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि आपका एक स्टॉक में 2% से ज़्यादा का अगर एलोकेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अगर कोई कंपनी खुदा ना खास्ता डूब भी जाती है, कोई दिक्कत आ भी जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई गिरावट भी आ जाती है किसी शेयर में, तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो उस लिहाज से देखा जाए जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी अपने आप में ही पूरा होता हुआ दिखेगा। सर, जब स्टॉक्स का चुनाव करना होता है तो 2 तरह से किया जाता है, एक है ग्रोथ और दूसरा है डिविडेंड स्टॉक्स। ग्रोथ यानी कि जैसे आईटी सेक्टर की हम यूजुअली बात करते हैं कि उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, और एक तरफ पीएसयू स्टॉक्स होते हैं जो डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा देते हैं। तो उस समय कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मैं कैपिटल एप्रिसिएशन की ओर बढ़ूँ या डिविडेंड की ओर जाऊँ, यानी कि जो कंपनियां अच्छा डिविडेंड देती हैं उनको चुनूँ या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन की ओर जाऊँ। तो उस लिहाज से फिर ये ग्रोथ और डिविडेंड स्टॉक्स में जो एलोकेशन है वो कैसे होना चाहिए? जी संदीप जी, आज आप पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का एक तरीके से सार निकाल रहे हैं, और आप सारी चीजें इस तरीके से इन्वेस्टर के लिए पूछ रहे हैं कि फिर हमारी जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है। तो अभी फिलहाल तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब भी आप एसेट एलोकेशन करते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल देके देता हूँ। बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपको 10%, 8%, 11% से ऊपर के डिविडेंड यील्ड मिलता है। तो जब भी एसेट एलोकेशन करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना पैसा बैंक की एफडी में रखते हैं, आपको 5-5.5% का एफडी का फिक्स रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको 6.5% डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। तो आप जब डिविडेंड यील्ड का एलोकेशन करते हैं तो जो मैंने आपको बताया कि आप 5 सेक्टर से स्टार्ट करेंगे, 10 सेक्टर तक जाएंगे, 50 स्टॉक होंगे। अब इन पूरे 50 स्टॉक की बास्केट को अगर देखते हैं तो उसमें 20 जो स्टॉक होंगे, यानी कि जो पूरा आपका जो एसेट एलोकेशन है, जो कि करीब आपका 45% तक जाता है, उसका एसेट एलोकेशन में कोशिश करिए कि आपको डिविडेंड यील्ड जिनके 5% से ऊपर है वो स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। तो टोटल 20% जो 50 स्टॉक है उसमें 20 स्टॉक जो है वो आपके डिविडेंड यील्ड वाले होंगे। अब उसी में मैं सेगमेंट और बताता हूं जिसमें से आपके 10 स्टॉक ऐसे होंगे जो बुक वैल्यू, खासतौर से जिनके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, जिन्होंने अच्छे एबिटा के साथ ग्रोथ दे रहे हैं, जिनके सेल्स नंबर पर ग्रोथ है। आपको कम से कम 10 स्टॉक, यानी कि 20 स्टॉक आपके हो गए डिविडेंड वाले, 10 स्टॉक हो गए आपके जो ग्रोथ को लेकर के आगे स्ट्रक्चरी दे रहे हैं, और 10 स्टॉक आपको उसमें से ऐसे चूज करने जो खास तौर से हमारे मोदी जी की सरकार है और वो काफी हद तक अपने विजन्स को बताती है। जैसे कि आजकल ईवी का सेगमेंट चल रहा है और खास तौर से पावर की बात चल रही है। तो ये ऐसे सेक्टर है जो कि आगे आने वाले 5 साल में ग्रो करेंगे। तो आप इनके इस वेटेज में आप अपने 10 स्टॉक जो है वो इस तरीके के सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, मतलब कि जो गवर्नमेंट का विजन है कि अगले 5 साल में इनका डेवलपमेंट करेंगे। अब बाकी जो 10 स्टॉक बचते हैं, 10 क्योंकि मैंने आपको 40 स्टॉक की कैलकुलेशन बता दी, 10 स्टॉक जो आपको करने हैं वो आपको ज्यादातर कोशिश करनी है स्टार्टअप में करने की, और उसमें भी आप फोकस थोड़ा ज्यादा रखें कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में जो कंपनीज हैं जिनके अच्छे ग्रोथ देखने को मिल रही है, उन कंपनीज को आप फोकस करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड होगा और आपको एक अच्छे रिटर्न वहां पर मिल पाए। सर, आपने ना अभी जब ये सवाल का जवाब देने की शुरुआत करी तो आपने कहा था कि आप इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप पूरा पोर्टफोलियो पूरा ही समझा रहे हैं सबको, तो हमसे कोई फिर बात ही नहीं करेगा, पूछेगा नहीं, इस प्रोग्राम में सब कुछ सीख लेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे सवाल है ना, जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आप एक सवाल पहले चल रहे हैं मेरे से, जो मैं पूछने वाला होता हूँ उसका जवाब आप पहले दे देते हैं, तो फिर मेरा काम भी आप कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं सर, मैं उसका क्या करूँ फिर? नहीं संदीप जी, देखिए हम लोगों का काम है
आपका फिर से मैं मोटिव की तरफ आता हूँ, सहज है तो सरल है, और हम चीजों को इतनी सहजता और सरलता से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आम लोग ये ना समझे कि उनका कोई साथ नहीं देने वाला खड़ा है, और कहीं ना कहीं से मनी नाइन उनका हर समय साथ देने के लिए खड़ा है, और हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो है वो समाज सेवा में यही चीजें करें। मैं ना पता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टअप्स के ऊपर ही अगला सवाल पूछने वाला था कि क्या स्टार्टअप्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो उनका कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। वो आपने जवाब दे ही दिया कि 20% आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए जो डिविडेंड यील्ड इनकी 5% से ज़्यादा है, 10 स्टॉक ऐसे होने चाहिए जो कि अच्छी ग्रोथ वाले हैं, 10 स्टॉक जो सरकार की जो विजन है अगले 5 साल में सरकार किन सेक्टर्स पे फोकस करने वाली है वो होने चाहिए, और 10 स्टॉक्स 50 में से आपके पोर्टफोलियो में स्टार्टअप्स वाले होने चाहिए। तो आपने स्टॉक्स का नंबर भी बता दिया और कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का, आपकी पूंजी का जो स्टार्टअप्स की तरफ जाना चाहिए वो भी आपने बता दिया। सब पोर्टफोलियो तो बन गया, हमने स्टॉक्स, सेक्टर्स, एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन भी कर लिया, स्टार्टअप्स के बारे में जान लिया, पर जो पोर्टफोलियो बनाया है अब हम रिव्यू की बात करते हैं। जो आपने पहले छेड़ी थी बात, उसे रिव्यू भी तो करना है। आइडियली अगर हम देखें आदर्श एक पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं तो उसे कब कब रिव्यू करना चाहिए? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर संदीप जी बताना चाहूंगा कि पता है आपको कि किसी भी पोर्टफोलियो को, किसी भी स्टॉक को खरीदने में इन्वेस्टर कभी गलती नहीं करता, लेकिन उसका 99% जो नुकसान होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपने स्टॉक को, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करता। यानी कि वो सारी मेहनत करता है लेकिन जो सबसे बड़ा फल देने वाला पार्ट है वहां पर आकर कहीं ना कहीं से मिस्टेक कर जाता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना। अब मैं इसका भी एक मेथड बताता हूं जिससे कि आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। आजकल आपने डिजिटल की बात की है, बहुत सी ऐप हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को आप ट्रैक रख सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में अगर आप मैसेजेस सेव करके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने की आदत बनाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने एसेट एलोकेशन का एक मैसेज आपके नोट पैड में जरूर होना चाहिए, और जिसे आप रोज जरूर देखिए, वो एक आपकी आदत में धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन अब रिव्यू की बात जब आती है तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपको डिविडेंड प्रॉपर मिल चुका हो, आपके अकाउंट में आ चुका हो, और उसका कंफर्मेशन जरूर देखिए। वो रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत से केसेस और बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमने स्टॉक खरीदा था, डिविडेंड अभी तक नहीं आया। तो आप सही टाइम पर उसका रिव्यू करिए कि आपको डिविडेंड मिले। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 25% जब आपको स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में आपको प्रॉफिट आता है तो उसका पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। तो ये जो एक्सरसाइज, अगर आपने सिर्फ यही एक्सरसाइज कर ली तो जो आपको बड़े बड़े बैंकर्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 24% का रिटर्न आएगा, 20% का रिटर्न आएगा, आप बिलीव करिएगा आप उनको सीख दे रहे होंगे कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में 40% का रिटर्न कमाया, 50% का रिटर्न कमाया है, और यही सबसे बड़ी पूंजी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को हर महीने इसीलिए रिव्यू करिए। रिव्यू का मतलब एक बार स्कैन जरूर करिए, और अपने एसेट एलोकेशन को जो चेंज करना है उसको कम से कम मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 1 साल में एसेट एलोकेशन को भी जरूर आप थोड़ी सी छेड़छाड़, थोड़ी जो है वो देखभाल जरूर करें, जिससे कि आप सही टाइम पर आप मुनाफा वसूल कर पाएंगे, मार्केट में जो पैनिक सिचुएशन आती है उससे बच पाएंगे और अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमें रवि सर ने बताई जहाँ तक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की बात है। वैसे तो देखा जाए तो आइडियली आपको रोज़ अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहिए। अगर आप नहीं भी देख पाते हैं तो कम से कम, चूंकि आपके 50 में से 20 स्टॉक्स डिविडेंड वाले हैं, तो आपको जो डिविडेंड आ रहा है इतना ज़रूर इंश्योर कीजिए कि जो वो 20 स्टॉक्स आपने डिविडेंड वाले चुने हैं क्या वो डिविडेंड आपके पास आ गया है, क्योंकि डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने के बाद कुछ दिन लगते हैं आपके अकाउंट में वो पैसा आने के लिए। तो आप कम से कम नहीं तो हर महीने अपने पोर्टफोलियो को देखें और इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपके पोर्टफोलियो में जो डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं क्या उनका डिविडेंड आपके पास पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा है। अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो वह आपने फिर जो ब्रोकर हैं या जिनके पास आपका अकाउंट है, जो मैनेज कर रहा है, उनके पास इस क्वेरी को रेज कर सकते हैं। दूसरी और जो आपका एसेट एलोकेशन हुआ है उसका भी आपको जो रिव्यू है कम से कम 6 महीने में एक बार करना चाहिए। 6 महीने में या मैक्सिमम 1 साल में तो आपको जो रिव्यू है वो करना चाहिए कि आपके जो एसेट्स हैं, जो एलोकेशन आपने किया है उसमें क्या आपको कोई बदलाव करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्या कहीं ज़्यादा कहीं कम एलोकेशन करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो उसके लिए आपको 6 महीने से या फिर 1 साल में कम से कम अपना जो पोर्टफोलियो है उसे ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। रवि सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनी मास्टर की इस खास श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान तरीके से आज पोर्टफोलियो बिल्डिंग के बारे में सारी जानकारी देने के लिए।
जी धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि मनी मास्टर की एक खास पेशकश और दर्शकों की समझ को और सहज बनाने की हमारी जो पहल है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले मनी मास्टर में बाजार के एक और एक्सपर्ट के साथ, शेयर बाजार से जुड़े एक और टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।